जो वीबीडी के अंदर जो मेन ड्रॉबैक था कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन किस केस के अंदर आपके इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने प्रपोज किया। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस किया कि द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एटम और आयन विद द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन है और लिगेंड जो है या तो चार्ज स्पीसीज है या न्यूट्रल है, लेकिन दे डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयन। तो मेटल आयन और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मतलब मेटल आयन और लिगेंड दैट वी आर कंसीडर बोथ देम एज अ पॉइंट चार्ज, एक और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे ही क्या होगा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एज द लिगेंड्स is approaches towards the vacant d orbitals of metal ion, then ligands breaks the degeneracy of d orbitals। लिगेंड क्या करते हैं, जैसे मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो मेटल आयन के जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल which belongs to same cell having the same energy, तो उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो पांचों डी ऑर्बिटल जो है dxy dyz dzx dx square y square dz square, ये पांच डी ऑर्बिटल हैं, उनकी पांचों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड की तरफ अप्रोच करता है तो पांचों डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। दे विल बी स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, वो दो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। पांच में से तीन ऑर्बिटल एक ग्रुप बना लेते हैं और रिमेनिंग दो एक ग्रुप बना लेते हैं। जो तीन ग्रुप बना रहे हैं दैट इज dxy dyz dzx, इनको हम बोलते हैं T2G, और जो रिमेनिंग दो बचे dx square y square और dz square, इसको हम बोलते हैं EG। one is T2G and another one is EG, so that is called crystal field splitting। जैसे ही लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अपनी डीजेनरेसी ब्रेक करेंगे। दे विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज T2G एंड सेकंड वन इज EG। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट रहेगी। मतलब मेनली यहाँ हमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिस्कस करनी है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कस करनी है, और दूसरा हमें डिस्कस करनी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, मतलब आपका लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिट, मतलब पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होगा। तो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, दोनों के लिए क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं वन बाय वन मैं वो सारे आपको यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है मेटल आयन एंड लिगेंड act as a point charges, so interaction between them is purely electrostatic or it is purely ionic। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है when ligands
approaches towards vacant degenerate d orbitals, then ligand breaks their degeneracy d orbitals divides into two parts. One is T2G and the second one is EG. ठीक है, dxy, dyz, dzx ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे और बाकी दो जो बचे dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर वो इस तरीके से ब्रेक हो, तो दो पेयर बनेंगे। देखिए जैसा कि हमने बोला कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो क्या होगा जब लिगेंड मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा तो मेटल आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है और लिगेंड्स के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। लेकिन मेटल आयन का जो न्यूक्लियस है वो लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो जो इंटरेक्शन होगा प्योरली इस तरीके से रहेगा कि पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाएगी एंड दे विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट बन जाएगा T2G दैट इज dxy, dyz और dzx, तीन ऑर्बिटल्स का एक ट्रिपलेट बन जाएगा और दो ऑर्बिटल का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पेयर के अंदर है, सॉरी पेयर नहीं बोल के हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के अंदर या इन दोनों ग्रुप्स के अंदर या इन दोनों पार्ट्स के अंदर एक एनर्जी डिफरेंस रहेगा एंड दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट है देयर इज अ एनर्जी गैप बिटवीन E2G and EG which is known as CFSE, crystal field splitting energy। और ये जो d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, d ऑर्बिटल्स के दो पार्ट बन रहे हैं, ये स्प्लिटिंग क्या बोला जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। this splitting is known as crystal field splitting। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर स्प्लिटिंग जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग will be different in different structure। अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो रहेगा वो अलग अलग। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बीबीटी के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब लिगेंड्स मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स को वैकेंट करवाने के लिए लिगेंड्स क्या करेंगे? जो मेटल आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो पेयर्ड करवाएंगे यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेंगे? जो इनर डी ऑर्बिटल है उनको खाली करवाएंगे। तो यदि उनमें इनर डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं और वो अनपेयर्ड हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? उनको पहले पेयर्ड करवा के उनको वैकेंट करवाएंगे।
और जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो ओवरऑल आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो लो स्पिन मॉलिक्यूल। तो ऐसे लिगेंड्स क्या बोले जाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो आउटर डी ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करवाएंगे लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने। तो लिगेंड की इस एबिलिटी के बेसिस पे लिगेंड को इस टेबल में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिगेंड को एक ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया और दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस अरेंजमेंट को क्या बोला गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सो नेक्स्ट, ligands are arranged in order, ligands are arranged according to their strength of pairing of d orbital electrons of metal ions। मेटल आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की एबिलिटी के बेसिस पे लिगेंड्स को एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया। ठीक है, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को क्या बोला गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो देखिए मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब यहां आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आयोडाइड जो है वो सबसे वीकेस्ट लिगेंड है और कार्बन आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा H2O से पहले वाले ये सारे नॉर्मली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और H2O के बाद वाले सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर करवाने की टेंडेंसी रहती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयर नहीं करवाएंगे, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे। आउटर डी ऑर्बिटल जो वैकेंट है ऑलरेडी उनको यूज करेंगे लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? ठीक है, अब हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो डिस्कस करनी है वो दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिस्कस करनी है। एक डिस्कस करनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और एक डिस्कस करनी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल आयन को, तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजेनरेसी ब्रेक होगी, एक T2G बनेगा और एक Eg बनेगा। लेकिन लिगेंड जब मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं तो किस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं उस हिसाब से दोनों पेयर्स, दोनों ग्रुप्स की, दोनों जो ग्रुप बन रहे हैं T2G और Eg, उनका एनर्जी उस अकॉर्डिंग रीअरेंज होगा। यदि रिपल्शन ज्यादा, जो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जो लेसर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उनका जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहता है, जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सो दे विल बी अप्रोच टुवर्ड्स द एक्स, वाई और जेड एक्सिस। क्या करेंगे? लिगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। देयरफॉर जो dx स्क्वायर और y स्क्वायर होगा और dz स्क्वायर, ये दो जो ऑर्बिटल होंगे इनके लॉब्स कहां लाई करते हैं? देखिए मैं शेप बता दे रहा हूं, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर,
और ये है dz²। नाउ द लिगेंड्स आर अप्रोचेस टुवर्ड्स द x y and z एक्सिस। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स के लॉब्स x और y एक्सिस के अलोंग है, सो दे विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड जो है वो x y z एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जबकि रिमेनिंग जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके लॉब्स कैसे होते हैं, साइड वाइज। ये dxy, ये dx और ये y है, ये y और ये z, तो ये dyz, और इसी तरीके से ये y और ये z, तो ये dyz। इनके लॉब साइड में है, तो इनके लॉब जो है वो लेसर रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि ये इन ऑर्बिटल्स के लॉब जो है मैक्सिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्या होगा, अब जो स्प्लिटिंग हुआ, जैसा कि मैंने बताया, जो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा उसकी एनर्जी में ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो dx² y² और dz² की एनर्जी बढ़ जाएगी, एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, और इनकी एनर्जी एवरेज से कम हो जाएगी। और ये जो डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस, that is delta naught, crystal field splitting energy for octahedral complexes। क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो 3 का जो एक ट्रिपलेट नीचे बन जाएगा, 2 का ऊपर, क्योंकि लिगेंड्स की जो अप्रोच हो रही है वो अलोंग द x y and z एक्सिस हो रही है। अब जब ये स्प्लिटिंग हो रही है, तो स्प्लिटिंग की वजह से अब जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इस अकॉर्डिंग पहले इन 3 ऑर्बिटल में, फिर इसके अंदर। बट यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्या होती है वो पॉसिबिलिटी, वो हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब इन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स के। इसके अंदर 2 केसेस है। पहला केस है कि इफ crystal field splitting energy of octahedral complexes is more than the pairing energy। ये किसके लिए होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके लिए होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो वहां क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज क्या हुआ कि यहां आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो जाएगा, दूसरा यहां फिल हो जाएगा, तीसरा यहां फिल हो जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो यहां पेयर्ड होता है या फिर यहां जाए। तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, चौथे इलेक्ट्रॉन में। पहले 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होगा या फिर इसके अंदर, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो टू द हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो होगा हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा, और वो क्या कर देगा, पेयर कर देगा। पेयर करेगा एंड इट विल फॉर्म लो स्पिन मॉलिक्यूल। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी। और सेकंड केस, if the crystal field splitting energy is lesser than the pairing energy, so first electron goes to the higher energy level, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर पांचवा यहां, फिर छठे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होना शुरू होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन goes to the higher energy level, and as the all the 5 orbital gain the a single spin electron, a same spin electron, after that pairing will start। तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा, इस केस में आपका बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर आपका क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर?
देखिए मैं जो लास्ट मैंने वीपीटी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लिए थे उन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बेसिस पे आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी समझ में आएगा और आपको क्या समझ में आएगा कि कैसे पेयरिंग हो रही वो भी चीज समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल है जैसे मॉलिक्यूल है आपका FeCN6 4-, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2+, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6, आर्गन 3d6। तो क्या हुआ, ये 5 और ये 6। अब इनका इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, पहले सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, ये पूरा कंप्लीटली फिट हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसा मॉलिक्यूल हो गया, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया जैसे FeF6 3-, ये मॉलिक्यूल लिया तो इसमें आपका आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड, वो इस लिगेंड के बेसिस पे पता चलेगा। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, चौथा 5वां यहां। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेट। कैसा हो गया, पैरामैग्नेट। यदि हम प्रीवियस वाले मॉलिक्यूल की बात करें और उसका वीबीटी के हिसाब से मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो उसके पास भी जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Fe2+, आर्गन 3d6, तो 3d6 के हिसाब से उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो वो भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो कैसा है, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयर हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है पेयरिंग के लिए अप्रोच करेगा। तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो ये सीएफटी का एक एडवांटेज है कि करेक्टली आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। समझ में आया ये दोनों लॉजिक। वंदन, मान्या, ठीक है। अब आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन crystal field splitting in tetrahedral complexes। तो अब इसमें अप्रोच कैसे हो रही है, लिगेंड्स आर अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन sidewise along the, not along the x axis, y axis and z axis, they approach towards the central metal atom sidewise। तो क्या होगा, साइडवाइज होने की वजह से ये तीनों ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और ये दोनों कम, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। dxy, dyz और dzx एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रिपल्शन, और ये जो दो हैं तो ये क्या होगा, T2g ऊपर बन जाएगा और Eg नीचे, dxy, dyz, dzx, और इसमें क्या होगा, dx2y2 नीचे और dz2 नीचे। तो लिगेंड इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि आपकी स्प्लिटिंग जो है वो इस अकॉर्डिंग होगी, और ये जो एनर्जी गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा टी होगा, दिस इज -4/9 ऑफ डेल्टा नॉट।
नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, स्प्लिटिंग उल्टी हुई है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो रहेगी वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कम रहेगी। ठीक है, यहां पर भी ये दोनों लॉजिक यूज आएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी। जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे। और यदि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेसर है पेयरिंग एनर्जी से, तो पहले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगा, पहले सारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और फिर पेयरिंग। तो इस तरीके से ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इस तरीके से आपका स्प्लिटिंग अलग अलग हो जाता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब आता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। अब शायद वो लॉजिक आपको यहां समझ में आ जाएगा कि जैसे ही लिगेंड मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो मेटल आयन के पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल का वो क्या कर रहे हैं, डीजेनरेसी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा EG। इस तरीके से दो पार्ट में डी ऑर्बिटल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सपोज आपका मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा T2G ऑर्बिटल के अंदर। Now as this electron absorbs the energy it goes to the higher energy level। तो ये ट्रांजिशन क्या बोला जाएगा, D2D ट्रांजिशन। क्या बोला जाएगा, D2D ट्रांजिशन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब लिगेंड मेटल आयन या एटम को अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ब्रेक हो रही है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए T2G और EG। अब उनमें इन डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तो देखिए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में वो इस तरीके से इन डीजेनरेट जो स्प्लिटिंग पार्ट है उनमें आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन D2D ट्रांजिशन करेंगे। क्या करेंगे, D2D ट्रांजिशन। दे एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड गोस टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, और फिर हायर एनर्जी लेवल से जब वापस आएंगे सो दे विल बी अगेन ट्रांसफर टू द लोअर एनर्जी लेवल एंड रिटेन द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। तो वो जो कलर होगा वही कलर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेगा, शो। और यही लॉजिक आपका मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करता है। D2D ट्रांजिशन की वजह से आपका सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है यदि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा तो डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आया बेटा? ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय लिगेंड फील्ड, तो वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस नहीं करना। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका बाकी है इस चैप्टर के अंदर, बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों को और कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, हाँ जी, कोई डाउट बेटा?